कहानी की शुरुआत में हमें मिलिट्री टैंक को दिखाया जाता है जो अफगानिस्तान के अंदर एक मिशन को पूरा करने के लिए जा रहे थे। अचानक से बीच रास्ते में जब किसी वजह से टैंक रुक जाती है तब एक ट्रक में से हमारा हीरो जैक भड़कते हुए बाहर निकलता है और वो कहता है कि कौन है बे, किसने टैंक को रोका। दूसरी तरफ से एक सोल्जर बाहर निकलता है और वो कहता है कि क्या हुआ बे, अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो आगे निकल जा। इतना बोलकर आपस में झगड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हमें मालूम चलता है कि ये दोनों सिर्फ मजाक कर रहे थे। दरअसल ये दोनों सगे भाई हैं। असल बात तो ये है कि जैक के भाई ने जानबूझ करके टैंक को खराब कर दिया ताकि ये लोग रुक सके। जब जैक टैंक को ठीक कर रहा था तो उसी वक्त उसका भाई उससे कहता है कि यार हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम दोनों का सपना था कि रेंजर की ट्रेनिंग पूरा करके हम रेंजर बने। मैंने सब कुछ चेकिंग कर लिया है, 2 महीने बाद जून में ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। हम दोनों साथ मिल करके ट्रेनिंग को पूरा करके रेंजर बन सकते हैं। जिस पर जैक कहता है कि तू ये क्या बात कर रहा है, मेरी उम्र हो रही है और मैं उस ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पाऊंगा। जिस पर उसका भाई कहता है कि मैंने रिक्वायरमेंट को चेक कर लिया है, हम दोनों उस ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट हैं। जैक मान जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर तू कह रहा है तो देख लेंगे। फिलहाल इन्हें आगे बढ़ करके मिशन को पूरा भी करना था, इसलिए जैक वापस से अपने ट्रक में जाने लगता है। तभी अचानक से इन पर तालिबानियों का हमला होता है। एक एक करके इनके सारे टैंक को उड़ा देते हैं। कई सारे सोल्जर भी मारे जाते हैं। जैक भी जख्मी हो गया था, लेकिन जब उसे होश आता है तब वो सबसे पहले अपने भाई को ढूंढता है। वो देखता है कि उसका भाई अभी भी जिंदा है, वो बस जख्मी हालत में था। इसके बाद अचानक से जैक की आंख खुल जाती है। इस वक्त वो कई सोल्जर्स के साथ में एक बस में बैठा हुआ था। और वैसे मैं आपको बता दूं, मूवी की शुरुआत में जो सीन हमें दिखाया गया उसे बीते हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, लेकिन जैक अभी भी उस दुर्घटना को भुला नहीं पा रहा है। अभी भी वो अपने भाई को बहुत याद करता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जैक रेंजर की ट्रेनिंग पूरा करने के लिए कोलोराडो आया है। जाहिर सी बात है कि उसने अपने भाई से वादा किया था। उसका भाई नहीं है तो क्या हुआ, वो अकेले ही उसका सपना पूरा करेगा। एक रेंजर बनने के लिए अलग अलग शहरों से यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर आए हुए थे। कप्तान इन सबको बताते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 4 हफ्तों का समय है। इन 4 हफ्तों के अंदर तुम्हें खुद को साबित करके ट्रेनिंग को पूरा करना होगा। आखिरी हफ्ते में तुम्हें मिशन को पूरा करके उस लाइन को पार करना है। अगर तुम सही सलामत उस लाइन को पार करते हो तो तुम्हें एक रेंजर बना दिया जाएगा। इसके बाद पहले हफ्ते से ही ये सभी लोग अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने लगते हैं। इस ट्रेनिंग में जो फेल हो रहे थे उन्हें अलग करके वापस घर भेज दिया जा रहा था। जैसे जैसे हफ्ता बीत रहा था तो एक के बाद एक सोल्जर्स को छाड़ करके उन्हें वापस घर भेज दिया जा रहा था, क्योंकि वो मिशन में फेल हो रहे थे, ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पा रहे थे। ट्रेनिंग को पूरा करते हुए लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे और तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका था, लेकिन जैक अभी तक किसी भी सोल्जर के साथ घुला मिला नहीं था। वो बस अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर रहा था। इतना फोकस कर रहा था कि बाकी के सोल्जर उस पर फोकस करने लगते हैं। एक दिन स्मिथ अपनी टीम से पूछ ही लेता है कि आखिर ये बंदा है कौन। तब वेलोरिना उसे बताती है कि ये अपनी टीम के साथ अफगानिस्तान में एक दल को बचाने के लिए गया था, लेकिन तालिबानियों का हमला होने की वजह से उसकी पूरी टीम मारी गई, यहाँ तक कि उसका भाई भी मारा गया। सुनने में ये आया था कि वो अपने भाई को कंधों पर उठा करके 10 मील तक चल करके बेस पर लेकर के गया था, इसीलिए इसको सिल्वर मैन का अवार्ड दिया गया। इतना सब कुछ सुनने के बाद स्मिथ से रहा नहीं जाता। वो उससे पूछता है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ था, लेकिन जैक उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देता। उसी वक्त स्मिथ का टीम लीडर जेकब उसे डांटने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम इस तरह उससे ये बात नहीं पूछ सकते, उसने बहुत कुछ खो दिया है और उसे फिर से वो सब कुछ याद मत दिलाओ। इसके बाद हमें न्यूज पर दिखाया जाता है कि नासा ने एक एस्ट्रॉइड को डिस्कवर किया है। नासा का कहना है कि ये एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से होकर के गुजरने वाला है। वैसे कोई भी इस न्यूज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तीसरा हफ्ता शुरू होते ही इन सभी की ट्रेनिंग हार्ड हो जाती है। तीसरे हफ्ते में जो मिशन इन्हें दिया जाता है उसमें कई सारे सोल्जर फेल हो जाते हैं, इसलिए उन सबको वापस घर भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग का चौथा हफ्ता शुरू होने वाला था, यानी कि आखिरी हफ्ता। जैक ने ठान लिया था कि वो जी जान लगा देगा, लेकिन बिना रेंजर बने वापस घर नहीं जाएगा। चौथा हफ्ता शुरू होने के बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। इन सबको स्विमिंग पूल के अंदर डाला जाता है। काफी समय तक कुछ सोल्जर सर्वाइव करते हैं, लेकिन बाद में वो ऊपर आने लगते हैं। लेकिन जैक हार नहीं मानता, वो लास्ट तक पहुंचना चाहता था। लेकिन जब उसकी हिम्मत टूटने लगती है तब वो अपने भाई को याद करता है। उस समय को याद करता है जब उसने अपने भाई को बचाने के लिए उसे अपने कंधों पर रखा और पैदल 10 मील चल करके बेस की तरफ जाने लगा। पानी के अंदर वो बेहोश हो चुका था। सही समय पर जल्दी से सोल्जर उसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं। उसके शरीर के अंदर पानी चला गया था। जैसे ही शरीर से पानी बाहर निकलता है तो वो नॉर्मल हो जाता है। इस हादसे के बाद कैप्टन उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं उससे बात करने के लिए।
कैप्टन उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग से निकाल रहा हूँ, तुम वापस घर जा सकते हो। यह सुन करके जैक नाराज हो जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर मेरी गलती क्या है, मैंने सब कुछ सही किया, हर मिशन को सही तरीके से पूरा भी किया। जिसके बाद कैप्टन उसे बताते हैं कि बात मिशन की नहीं हो रही है, बात उसकी हो रही है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। मैंने नोटिस भी किया है और दूसरों के मुंह से सुना भी है कि तुम पागलों की तरह इस ट्रेनिंग को पूरा कर रहे हो। ना तुम रात में ठीक से सोते हो और ना ही किसी से बातचीत करते हो। तुम एक इंजीनियर हो और तुम्हें पता है कि बड़ी से बड़ी मशीन की भी एक हद होती है। इस ट्रेनिंग में आने के लिए तुमने लगभग 4 बार अप्लाई किया, लेकिन तुम्हारी उम्र की वजह से तुम्हें बार बार रिजेक्ट कर दिया गया। मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस पेपर पर साइन करो और ट्रेनिंग को छोड़ करके चले जाओ, और अगर हमने निकाला तो तुम कभी भी इस ट्रेनिंग में नहीं आ पाओगे। जैक कहता है कि ये आखिरी हफ्ता है, इसलिए मैं ट्रेनिंग को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो यहाँ से वापस चला जाता है। चौथी ट्रेनिंग में कुछ लोग फेल हो गए थे, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जैक को बाहर नहीं निकाला गया है, आखिरी मिशन को पूरा करने के लिए उसे चुना गया है। कैप्टन सबको बताते हैं कि मिशन क्या है और उसे पूरा करने के लिए क्या क्या करना है। याद रखना ये सब कुछ बिल्कुल ट्रेनिंग के जैसा होने वाला था। जिन सोल्जर्स को चुना गया है, हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें उस एरिया में उतारा जाएगा जहाँ पर उन्हें मिशन को पूरा करना है। मिशन में कुछ ऐसा होने वाला था, इनका एक एयरक्राफ्ट दुश्मन के इलाके में मार गिराया गया है। रेंजर्स को जांच और बचाव टास्क दिया गया है। इन सब को एयरक्राफ्ट के पास जा करके उसे नष्ट करना होगा ताकि वो एयरक्राफ्ट दुश्मन के हाथ में ना लगे। इसके बाद इन सबको विद्रोहियों के गांव को ढूंढना होगा जहां पर जेट के पायलट को बंधक बना करके रखा गया होगा। एक बात का ध्यान देना, इंस्ट्रक्टर चारों तरफ से घात लगा करके बैठे रहेंगे, वो मौका देख करके तुम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए तुम्हें एक रेडियो दिया जाएगा ताकि दिन रात तुम्हें सिचुएशन का रिपोर्ट मिलता रहे। वैसे तो अभी तक जेकब टीम को कमांड कर रहा था, लेकिन अब उसे सेकंड कमांडर बना दिया जाता है। फर्स्ट कमांडर जैक को बना दिया जाता है, मतलब कि अब वो टीम को लीड करेगा और उन्हें कमांड देगा। कैप्टन ने उसे जानबूझ करके लीडर बनाया। अगर तुम सब घात के हमले में फंसते हो तो मिशन पूरा और तुम सब फेल हो जाओगे, लेकिन अगर तुम फिनिश लाइन को पार करते हो तो मैं तुम्हें खुद यूएस आर्मी रेंजर का ये अवार्ड दूंगा। इसके बाद इनका मिशन स्टार्ट होता है। 2 हेलीकॉप्टर इन सब को ले जा करके ड्रॉप जोन में ड्रॉप कर देते हैं। अब यहाँ से इन सब को पैदल अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ना था। इनके पास कंपास था, रेडियो था, जिसकी हेल्प से ये लोग अपनी दिशा की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिन भर चलने के बाद रात के समय में सभी सोल्जर जंगल में बैठ करके आराम कर रहे थे, लेकिन उसी समय इनके करीब से कुछ काफी स्पीड से गुजरता है। इन सबको ये लगा कि कैप्टन को मालूम चल गया कि ये लोग आराम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कोई रॉकेट छोड़ा था। इसके बाद ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं और सुबह होते होते अपने टारगेट पर पहुंच जाते हैं। टारगेट पर पहुंचने के बाद सामने के साइड में इन्हें एक मशीन दिखाई देती है जो कि नदी के पास था। इन पर हमला करने के लिए इंस्ट्रक्टर घात लगा करके बैठे होंगे, इसीलिए सभी सोल्जर मिल करके प्लान बनाते हैं। रेडियो को चालू करके कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेडियो पर कोई जवाब नहीं आता, बल्कि सोल्जर इन्हें बताता है कि रेडियो में से बहुत अजीब आवाज आ रही है। यहाँ तक कि एक सोल्जर इन्हें यह भी बताता है कि कोऑर्डिनेट के मुताबिक हम अपने टारगेट से 100 मीटर दूर हैं, लेकिन कोई भी इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है क्योंकि 100 मीटर ज्यादा दूर नहीं था। ये लोग कोऑर्डिनेट पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि टारगेट इनके सामने था। प्लान के मुताबिक सभी सोल्जर नीचे जाने लगते हैं उस मशीन को उड़ाने के लिए। सारे सोल्जर अलग अलग पोजीशन पर जाकर के बैठ जाते हैं। मशीन के करीब जाने से पहले ये लोग चेक करते हैं कि कोई इंस्ट्रक्टर आसपास घात लगा के तो नहीं बैठा है। उसी समय जैक को चमकती हुई कोई चीज दिखाई देती है, लेकिन इस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेट को लेकर के उसके मन में डाउट था। सिर्फ एक बार वो चेक करने के लिए जंगल की तरफ जाता है। इधर जैसे ही सोल्जर्स को मौका मिलता है तो वो बम को रेडी करते हैं और उसे मशीन पर ले जाकर के लगा देते हैं। ये लोग मशीन को उड़ाने वाले थे। उसी समय जैक को जंगल के अंदर वो जेट दिखाई देता है जिसकी बात कैप्टन कर रहे थे, मतलब कि इनका टारगेट ये जेट था। इस वक्त जैक अपनी टीम से काफी दूर था। वो अपनी टीम को रोकने के लिए उनकी तरफ भागता है, लेकिन उससे पहले ही उसकी टीम बम लगा करके उस मशीन को उड़ा देती है। बाद में इन्हें मालूम चलता है कि उस मशीन को खरोच तक नहीं आया है, बल्कि अगले ही पल वो मशीन एक रोबोट की तरह इनके सामने खड़ी हो जाती है। वो स्टार्ट होती है और सबको स्कैन करने लगती है। अभी तक तो सोल्जर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सामने क्या चीज है और वो कर क्या रहा है, लेकिन इन्हें स्कैन करने के बाद जब वो अपने मशीन में से गन निकालता है तब इन्हें मालूम चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। सभी लोग भागना शुरू करते हैं, लेकिन एक एक करके वो इन पर फायरिंग करने लगता है और फायरिंग इस कदर कर रहा था कि वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ रहा था। वेलोरिना उसके निशाने पर थी, लेकिन वो उसे शूट करता उससे पहले बीच में जैक आकर के उसे बचा लेता है। बचे हुए सोल्जर अपनी जान बचाते
चिल्लाते हुए भागते हुए जंगल के अंदर चले जाते हैं। इनके पास एक गोला आकर के गिरता है जिससे धमाका होता है और उसी वजह से ये सभी लोग खाई में नीचे गिरने लगते हैं। ऊपर से नीचे गिरते वक्त कई सोल्जर जख्मी हो जाते हैं और कई तो मारे जाते हैं। जैक जल्दी से खड़ा होता है और जख्मी हुए सोल्जर्स को साइड करने लगता है क्योंकि वो मशीन किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती थी। ऊपर से नीचे गिरने की वजह से जेकब का पैर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गया था, वो चलने की हालत में नहीं था। जब जैक रेडियो के बारे में पूछता है तब एक सोल्जर उसे बताता है कि जिसके पास रेडियो है वो ऊपर ही छूट गया है। रेडियो से इनका काम बन सकता था, इन्हें हेल्प मिल सकती थी, इसलिए जैक उसे लाने के लिए ऊपर जाता है। लेकिन ऊपर जाने के बाद उसे मालूम चला कि जिसके पास रेडियो है वो तो मारा जा चुका है और रेडियो भी खराब हो चुका है। उसी समय इन्हें यह भी मालूम चलता है कि वो मशीन दो पैरों पर चल करके इन्हें ढूंढ रही है। अभी भी एक सोल्जर जिंदा था लेकिन जैक के सामने ही वो मशीन उस सोल्जर को उड़ा देती है। उस मशीन से बच करके जैक वापस भाग करके नीचे अपनी टीम के पास आता है और इनसे कहता है कि अब वो मशीन चल करके हमें ढूंढ रही है, हमें आगे बढ़ना होगा। इसके बाद ये सभी लोग जल्दी से रस्सियों को नीचे की तरफ फेंकने लगते हैं। ये सभी लोग पहाड़ के ऊपर फंसे हुए थे और सिर्फ रस्सियों की मदद से ही ये लोग नीचे उतर सकते थे। जेकब के लिए ये करना काफी मुश्किल था क्योंकि उसका एक पैर चोटिल था। दिक्कत तो तब हो जाती है जब वो मशीन यहाँ पर आ जाती है और उस सोल्जर को टारगेट करती है जिसने रस्सी पकड़ रखी थी। वो उस सोल्जर को पल भर में उड़ा देता है जिसकी वजह से रस्सी छूट जाती है और जेकब बहुत ही बुरी तरीके से जमीन पर आकर गिरता है। वो मशीन ठीक इनके ऊपर था और ये सभी लोग पहाड़ के कवर लेकर के छुपे हुए थे। जब वो स्कैन कर रही थी तब ये लोग उसके बहुत करीब थे। जेकब का पैर जख्मी था, वो अपने पैरों को घुमा नहीं पाता, इसीलिए उसका पैर लपेटे में आ जाता है। जैसे ही उस मशीन को इनकी भनक लगती है तो वो इन पर फायरिंग करने लगता है। सभी लोग अपनी जान बचा करके जंगल की तरफ भागने लगते हैं। जब गोलियों से काम नहीं बनता तब वो इन पर गोला बरसाती है। उस गोले की वजह से काफी जोरदार धमाका होता है। इस हादसे में कुछ सोल्जर मारे जाते हैं। वैसे तो जेकब जख्मी था लेकिन फिर भी ये लोग उसका साथ नहीं छोड़ते, अपने साथ उसे लेकर के पहाड़ के ऊपर आते हैं। जैक उसके पैरों को सीधा करता है और फिर स्ट्रेचर पर लेटा देता है। वैसे दर्द की वजह से वो बेहोश हो गया था। यहाँ पर जैक अपनी टीम को बताता है कि वो हमारा टारगेट नहीं था, हमारा टारगेट एक जेट था जो जंगल में पड़ा हुआ था। वो क्या चीज है मुझे नहीं पता लेकिन हमने किसी गलत चीज को नुकसान पहुंचा दिया और अब वो हमसे उसी चीज का बदला ले रही है। हमें जल्दी से गांव की तरफ आगे बढ़ना होगा, वहाँ पर हमें हेल्प मिल सकती है। एक एक करके ये लोग जेकब को उठाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद इनके सामने एक नदी आती है और अब अगर इन्हें उस पार जाना है तो इस नदी को पार करना होगा। लेकिन इस नदी का बहाव काफी तेज था, उसे आसानी से पार कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी जैक रिस्क लेता है, अपनी टीम को बचाने के लिए वो पानी के जरिए उस पार जाने की कोशिश करता है। वैसे तो पानी का बहाव तेज था लेकिन फिर भी वो उस पार पहुंच जाता है और पेड़ से रस्सी को बांध देता है। रस्सी बांधने के बाद पहले तो स्मिथ जेकब को अपने साथ लेकर के उस पार जाने की कोशिश करता है लेकिन इस रस्सी के बीच में एक गांठ बनी हुई थी जिस पर स्ट्रेचर का क्लिप फंस जाता है। हालांकि स्मिथ उस क्लिप को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन इस बीच गलती से जेकब स्ट्रेचर के साथ लटकने लगता है। इन्हें मुसीबत में देख करके जैक उसे बचाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ वेलोरिना भी इन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। वैसे तो ये लोग करीब पहुंच चुके थे लेकिन जेकब को बचा पाते उससे पहले ही यहाँ पर वो मशीन आ जाती है। स्कैन करने के बाद वो इन पर हमला करती है जिसकी वजह से ये सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। अभी भी वो मशीन हमला करना बंद नहीं कर रही थी, वो लगातार इन पर फायरिंग किए जा रही थी। पानी का बहाव काफी तेज होने की वजह से सभी लोग झरने में जाकर के गिर जाते हैं। जैक ने अभी भी जेकब का हाथ नहीं छोड़ा था। जेकब बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। इनके टीम में अब सिर्फ 6 लोग बचे हुए थे। वो मशीन करीब आती उससे पहले ही ये लोग जेकब को अपने साथ लेकर के गाँव की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाँव में पहुँचने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पर तो सब कुछ जल करके खाक हो चुका है, मतलब कि वो मशीन पहले ही यहाँ पर आकर के पहुँच चुकी थी। लेकिन यहाँ पर इन्हें ये मालूम चल जाता है कि वो आसमान से गिरा है। न्यूज पर जिस एस्ट्रॉइड की बात हो रही थी वो यही मशीन थी। जैक अपने साथियों से कहता है कि हमें जल्दी से इस टैंकर को ठीक करना होगा क्योंकि इसी की वजह से हम जल्दी बेस तक पहुंच पाएंगे। जब ये लोग टैंकर को स्टार्ट करते हैं तो वो आराम से स्टार्ट हो जाता है लेकिन दिक्कत अब थी क्योंकि उसका टायर फंसा हुआ था। हालांकि ये लोग मिल करके उसे खींचते हैं और बाहर निकाल देते हैं लेकिन तभी इन्हें इस बात का भी एहसास हो जाता है कि वो मशीन इनके आस पास ही है। टैंकर को स्टार्ट करने के बाद ये लोग जल्दी से यहाँ से निकलने लगते
जाते हैं। इस दौरान स्मिथ जा करके कुछ असली गोलियों को इकट्ठा करने लगता है उस मशीन से लड़ने के लिए। जब वो गोलियों को इकट्ठा कर रहा था तो उसी वक्त यहाँ पर वो मशीन आकर के पहुंच जाती है। गोलियों को लेकर के वो जी जान लगा करके टैंकर की तरफ भागता है, लेकिन तभी मशीन उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो मौके पर ही मारा जाता है। गोलियों के बॉक्स के साथ जैक टैंकर के अंदर जाकर गिरता है। वेलोरिना जल्दी से टैंकर को स्टार्ट करके यहाँ से भागने लगती है। इस दौरान इनके बीच में खतरनाक फायरिंग होती है और जब गोलियों से काम नहीं बन पाता है तब वो मशीन अपना गोला छोड़ती है। गोले के धमाके से भी इनके टैंकर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मशीन लगातार इन पर फायरिंग कर रही थी, इन पर हमला कर रही थी, जिसकी वजह से जैक एक एक करके अपनी टीम को खोने लगता है। इस दौरान जैक अपनी गन से पहाड़ों पर फायरिंग करता है। बड़े बड़े पत्थर टूट करके उस मशीन के ऊपर गिर जाते हैं। वेलोरिना भी मारी जा चुकी थी, इसलिए टैंकर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो एक पत्थर से जा करके टकरा जाता है। कुछ समय के बाद जब जैक को होश आता है तब उसे मालूम चलता है कि उसकी पूरी टीम मारी जा चुकी है। सिर्फ जेकब बचा हुआ था और वो भी बेहोशी की हालत में था। पत्थरों ने उस मशीन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। वो मशीन अभी भी जैक के सामने थी, इसलिए जैक चुपचाप जेकब को अपने साथ लेकर के यहाँ से जाने लगता है। बारिश और कीचड़ की वजह से वो जेकब को लेकर के ऊपर के साइड में नहीं जा पा रहा था। वो बार बार फिसल करके नीचे गिर जा रहा था। उसी वक्त यहाँ पर जेकब को भी होश आ जाता है। पहले तो वो उसकी जान बचाने के लिए जैक को शुक्रिया कहता है और फिर उसे कहता है कि हर एक चीज की एक कमजोरी होती है और इस मशीन की भी कोई न कोई कमजोरी जरूर होगी। वो मशीन धीरे धीरे इनके करीब आ रही थी। इस वक्त जैक नोटिस करता है कि इस मशीन के ऊपर के साइड में एक छोटी सी जगह है जहाँ से भाप के जैसा कुछ निकल रहा है। उस चीज को देखने के बाद जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो समझ जाता है कि इस चीज को कैसे खत्म किया जा सकता है। वो जल्दी से जेकब को पेड़ के कवर में बैठा देता है और उससे कहता है कि यहीं पर इंतजार करना, मैं कुछ समय के बाद आता हूँ। इसके बाद वो अकेले ही उस जगह पर जाता है जहाँ पर माइनिंग का काम चल रहा था। इस जगह को उसने दिन में देखा था जब वो हेलीकॉप्टर में बैठ करके इसके ऊपर से गुजर रहा था। अंदर के साइड में उसे एक जेसीबी दिखाई देती है जिससे उसका काम आसान होने वाला था। जिससे मशीन को चालू बंद किया जाता है ना, वो रिमोट उसे अंदर मिल जाती है। इसके बाद वो उस मशीन को अपनी तरफ बुलाने के लिए आसमान में फ्लेयर चलाता है। कुछ समय के बाद जैसे ही वो मशीन यहाँ पर आकर के पहुँचती है तो उसी वक्त जैक धमाका करता है। इस धमाके की वजह से वो मशीन नीचे आकर के गिरती है। उसी समय जैक को जैसे ही मौका मिलता है तो वो जेसीबी को लेकर के बाहर आता है। जेसीबी को ले जा करके वो सीधा मशीन को ठोक देती है। मशीन को ले जा करके दीवार से सटा देता है। इसके बाद वो तुरंत रिमोट के बटन को दबा देता है, जिसकी वजह से ऊपर जो मशीन थी वो चालू हो जाती है। छोटे छोटे जो कंकड़ थे वो उस मशीन के ऊपर आकर के गिरने लगते हैं। कंकड़ जैसे ही अंदर जाता है तो वो मशीन लाल हो जाती है। जैक जल्दी से भागता है और उसी समय जोरदार धमाका होता है। इस तरह से उस मशीन का खात्मा हो जाता है। इसके बाद जैक वापस से जा करके जेकब को अपने कंधों पर उठाता है और उसे लेकर के बेस की तरफ जाने लगता है। जब वो बेस पर पहुंचता है तब उसे मालूम चलता है कि यहाँ पर भी हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। जेकब को अपने साथ लेकर के वो रेंजर की आखिरी लाइन को पार करता है। मतलब कि ये दोनों एक साथ इस मिशन को पूरा करते हैं और रेंजर बनते हैं। जेकब उसे शुक्रिया कहता है। इसके बाद मेडिकल टीम उसे उठा करके लेके चली जाती है। यहाँ पर जैक कुछ मशीनों को देखता है जो फोर्स उठाकर लेकर के आ रही थी। तब कैप्टन उसके पास आकर के उसे बताते हैं कि वो मशीनें हर तरफ फैली हुई हैं। हमारी बटालियन इस बेस पर लोगों को बचाने में फंसी हुई थी, इसलिए हम तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ पाए। न्यूज के जरिए हमें मालूम चलता है कि वो एस्टेरॉयड अलग अलग जगहों पर जाकर के गिरा है। वो मशीनें दुनिया में हर तरफ फैले हुए हैं और तबाही मचा रहे हैं। दुनिया भर की फोर्स इस मशीन को तबाह करने में लग चुकी है। इधर जैक की जांच वगैरह पूरी हो जाने के बाद कैप्टन उससे पूछते हैं कि तुमने जिस मशीन को मारा उसे कैसे मारा। तब जैक इन्हें बताता है कि उस मशीन के ऊपरी हिस्सा में एक छोटी सी जगह है। उस जगह से वो कभी कभी भाप या गैस छोड़ता है। अगर उसके अंदर हम कुछ गिरा दे तो उसका पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। इस तरीके से ही मैंने उसे खत्म किया था। इसके बाद कैप्टन उससे कहते हैं कि तुम इसके हकदार हो। इतना कहने के बाद वो उसे यूएस आर्मी रेंजर अवार्ड देते हैं। उससे कहते हैं कि अब तुम एक रेंजर बन चुके हो, तुम्हें अपनी टीम को लेकर के उन मशीनों को तबाह करने के लिए निकलना होगा। इसके बाद जैक अपनी टीम के सामने जा करके उन्हें हौसला देता है और उन्हें अपने साथ लेकर के मिशन पर निकल पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।